हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं आपको करवाऊंगी समास। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए बेटा कि समास किसे कहते हैं, क्या होता है समास। ठीक है, तो समास कहते हैं बेटा किसी शब्द का छोटा रूप बना देना। ठीक है, संक्षिप्तीकरण कर देना। जैसे कि हम कहते हैं ना, राजा का पुत्र क्या होता है, राजा का पुत्र राजपुत्र। राजा का कुमार राजकुमार। राजा की माता राजमाता। तो इस तरह जब हम बहुत सारे शब्दों को, जो एक्स्ट्रा शब्द हैं उनको निकाल के और शब्दों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, वो उसे हम समास की प्रक्रिया कहते हैं। तो समास का तात्पर्य है बेटा संक्षिप्तीकरण, मतलब छोटा रूप बना देना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नवीन और सार्थक शब्द, नवीन हो गया नया और सार्थक जिसका अपना कोई अलग अर्थ है, ठीक है, वो समास कहलाते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, तो इसे हम क्या कहेंगे, रसोई घर। ठीक है, अब सामसिक शब्द कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको समास बताया है, अब यहां पर दिए गया है सामसिक शब्द। तो समास के नियमों से निर्मित शब्द सामसिक शब्द कहलाता है। तो इतना आसान है कि जो समास के जो नियम है और उनके अकॉर्डिंग जो शब्द बनता है उसे हम सामसिक शब्द कहते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। देखिए विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, जैसे राजा का पुत्र, तो जो का है ये क्या है, ये विभक्ति चिन्ह है। राजा को जो पुत्र से जिसने अलग किया वो क्या है, का किया, का शब्द है। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है जो लुप्त हो जाते हैं। अब राजा का पुत्र राजपुत्र, बस ये बन गया। ठीक है, तो विभक्ति जो चिन्ह है वो यहाँ पे गायब हो गए हैं। जो आगे है समास विग्रह। विग्रह क्या होता है बेटा, विग्रह का तोड़ना, अलग करना, खोलना। तो समास विग्रह मतलब समास को अलग कर देना। पहले हमने ऊपर, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समास कहते हैं। अब समास विग्रह क्या हो गया, वही जो दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम तोड़ते हैं बीच में से, ठीक है, जो सामसिक शब्द होते हैं, सामसिक शब्द कौन से थे, जो समास के नियमों के अकॉर्डिंग बनते थे। तो सामसिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे हमने राजा का पुत्र, हमने राजपुत्र बनाया था, तो वो हमने समास कर बना दिया था, सामसिक शब्द बन गया था। लेकिन अब मैं उसको अलग कर रही हूँ, समास विग्रह मतलब जैसे हम कहते हैं ना संधि करनी और फिर संधि विच्छेद करना, तो ये सेम वही चीज है, यहाँ पे समास विग्रह है। तो सामसिक शब्दों के बीच का जो संबंध है हम उसे स्पष्ट करते हैं। जैसे राजपुत्र, ये हो गया समास, राजा का पुत्र, ये हो गया समास विग्रह। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व होता है पहले वाला पद और उत्तर पद होता है बाद वाला। ठीक है, ये शब्द आपको हिंदी साहित्य में बार बार पढ़ने को मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए पूर्व पहले वाला और उत्तर बाद वाला। तो समास में दो पद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक पहले वाला पूर्व पद और दूसरे वाला उत्तर पद। जैसे गंगा जल, एक शब्द है बेटा यहाँ पर गंगा जल, यानी कि गंगा का जल। तो अब जब हमने इसको कंबाइन कर दिया, इसको हमने समास बना दिया, तो ये बन गया गंगा जल। हमने जो विभक्ति चिन्ह था का वो हमने हटा दिया। तो अब इसमें दो पद बन गए बेटा, एक तो बन गया गंगा और एक हो गया जल। तो गंगा हो गया पूर्व पद और जल हो गया उत्तर पद। ये तो बहुत ही आसान है आपका। आगे मैं आप करवाती हूँ आपको समास के भेद। ये जो मैंने आपको समास की अभी डेफिनेशन दी है, क्या होता है समास विग्रह, क्या होता है, अब हम करेंगे इसकी कितने टाइप का समास होता है। तो ये बेटा 6 किस्म के समास हैं और ये आपको हिंदी साहित्य में बार बार पढ़ने को मिलेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये दो नंबर का, 1 से 2 नंबर का तो पक्का ही आता है, तो इसे अच्छे से रख लें बेटा। तो पहले है अव्ययी भाव समास।
ठीक है। और दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो ये 6 हैं। अब हम एक एक करके मैं आपको इनको बताऊंगी। पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, पहला पद जो मैंने आपको बताया ना, 2 पद होते हैं समास में, जैसे कि गंगा जल, मैंने 2 एग्जाम्पल दी थी, गंगा जल, तो गंगा पहला पद हो गया। तो जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्ययी हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे अब यहां पर एक शब्द है यथा मति, यहां 2 शब्द आ गए बेटा, एक है यथा और दूसरा मति। तो यहां पर क्या है बेटा, पहला पद प्रधान है, यानी यहां पर यथा जो है वो इंपॉर्टेंट है। यथा मति यानी कि मति के अनुसार, या मति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मति के अनुसार, यानी कि ये जो अनुसार है ना, यथा जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट है। आमरण, आमरण क्या हो गया, मृत्यु तक, आमरण क्या हो गया, मृत्यु तक। अब इसमें यथा और आ ये 2 अव्यय हैं, कौन कौन से, यथा मति और दूसरा क्या है, आमरण। तो इसमें यथा है और इसमें आ है, जो आगे वो लगे हुए हैं ना, उपसर्ग लगे हुए हैं। तो इसमें यथा और आ जो है वो अव्यय है, क्योंकि इसमें ये पहला पद क्या है, प्रधान है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा मेन सेंटेंस बनता है, यथा और मरण। अब देखिए यहाँ मरण शब्द है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो आ आगे लग गया यानी कि मृत्यु तक, तो आ शब्द जो है, ये जो शब्दांश है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब इसके और मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, जैसे आजीवन यानी कि जीवन भर, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, जहां पर आ लग जाए उसका मतलब होता है भर, मतलब होल, पूरी जिंदगी। जैसे हमने यहाँ ऊपर शब्द किया था ना, ये देखो, ये था आमरण यानी मृत्यु तक, आमरण मतलब मृत्यु तक। यहाँ पे है आजीवन मतलब जीवन भर, तक, भर। तो इस प्रकार की सेंस निकलती है आ शब्द से। जहां पे यथा हो वहां उसका मतलब होता है के अनुसार। जहां पर यथा आगे आ जाए वहां पे उसका संधि विच्छेद किसके अनुसार होगा, के अनुसार। यह यथा शक्ति, तो शक्ति के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। हर रोज मतलब रोज रोज। रातों रात, रात ही रात में, है ना, रातों रात मतलब रात ही रात में। हम कहते हैं ना रातों रात स्टार बन गया कोई बंदा, या रातों रात उसका ऐसे दिमाग घूम गया, रातों रात उसका ये हो गया, तो होता है रात एक ही रात में, रात ही रात में। बेशक हो गया शक के बिना। तो ये आपके कुछ है, ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब इसकी पहचान कैसे की जाए, अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे की जाए। तो एक तो इनके आगे आप देखोगे या तो लगा होगा यथा, ठीक है, या लगा होगा आ, या लगा होगा प्रति, जैसे तरह प्रतिदिन, दिन दिन, या प्रति, या तो प्रति लगा होगा, या नी लगा होगा, या बे लगा होगा, या यथा है, या आजी आ है। तो ये शब्द है इसमें आएंगे। तो अगर यहाँ पर इस प्रकार के शब्द आ जाए बेटा, ये शब्दांश जैसे आ गया, यथा आ गया, और प्रति आ गया, नी आ गया, तो ये जो शब्दांश हैं अगर ये आगे आते हैं, आगे उसमें उपसर्ग रूप में आते हैं, तो ये अव्ययी भाव कहलाएगा, ठीक है। आगे है बेटा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। हमने पहला कौन सा पढ़ा था, इसमें पहला पद प्रधान था अव्ययी भाव में, लेकिन तत्पुरुष भाव में कौन सा पद प्रधान है, उत्तर पद, यानी कि बाद वाला जो पद है। और पहले वाला क्या हो जाता है, वो गौण हो जाता है, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखी है, जैसे तुलसीदास कृत, मतलब कि तुलसी द्वारा कृत। अब यहाँ पर द्वारा कृत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या रह गया बेटा, तुलसी। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, तुलसी, ठीक है। जिस समास का उत्तर पर प्रधान और पूर्व पद गौण हो जाए, यानी कि तुलसी के द्वारा किया हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे दे रखा ना, तुलसीदास कृत यानी तुलसी द्वारा कृत। आगे है ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसे
कारक वाला वह समास होता है। विभक्तियों के नाम के अनुसार इसके भेद होते हैं। बेटा जैसे आप वो करते हो ना कारक, जैसे कारक क्या होते हैं, 8 किस्म के होते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, संबंध का, अधिकरण में, संबोधन है। तो ये जो है इसमें ये 6 आते हैं। इसमें एक तो कर्ता नहीं आएगा और एक लास्ट वाला नहीं आएगा, संबोधन नहीं आएगा, इसीलिए बाकी 6 आएंगे। एक तो पहला नहीं आएगा कारक और एक इसमें लास्ट कारक नहीं आएगा। बाकी 6 कारक इसमें होंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग इनका नाम होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, गिरहकट एक शब्द है, गिरहकट, इसमें 2 शब्द हैं, एक है गिरह और दूसरा है कट। गिरह होता है गला और कट मतलब काटना। तो गिरह को काटने वाला, गिरह कट कौन सा होता है, गिरह को काटने वाला। गिरह मतलब गला हो गया, ठीक है। गिरह गांठ को भी कहते हैं और गले को भी कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप इसमें से लगा लीजिए, गिरह को काटने वाला। तो यहाँ पर ये देखिए एक विभक्ति चिन्ह है, ये देखिए को। तो जब हम करते हैं कर्ता ने, को किसकी विभक्ति है बताइए आप, किसका कारक आता है, कर्म का। कर्ता ने कर्म को, देखिए ध्यान से बेटा, कर्म को। तो अब ये क्या आ जाएगा, ये कर्म तत्पुरुष आ जाएगा, ठीक है। आगे है देखो, मन चाहा, यानी कि मन से चाहा। क्या आ गया, मन से चाहा, यानी कि अब कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण से, तो ये कौन सा आ गया, कर्ण तत्पुरुष। यानी कि आपने विभक्ति करके देख लेनी है, विग्रह करके देख लेना है बेटा कि उसमें क्या आता है, के लिए आता है, से आता है, पर आता है, और आपने उसी के अकॉर्डिंग वही वो कारक के अकॉर्डिंग ही उसका नाम हो जाएगा। तीसरा मैं आपको करवा रही हूँ संप्रदान तत्पुरुष। जैसे रसोई घर, तो क्या बोलेंगे, इसका विग्रह क्या होगा, रसोई के लिए घर, ठीक है, रसोई के लिए घर। तो के लिए किसके लिए, यहाँ पे है विभक्ति चिन्ह के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो यहां पर क्या आ गया, संप्रदान तत्पुरुष। आगे है देश निकाला, देश से निकाला, तो यहां पे क्या आ गया बेटा, अपादान तत्पुरुष। अब देखिए बेटा, जो से है वो 2 कारक में आता है। एक तो आता है कर्ण से, देखो यहां ना कर्ण से, यानी कि मन से चाहा से, और यहां भी से आ गया, देश से निकाला। लेकिन दोनों में फर्क है बेटा, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहां भी से है, यहां भी से है, लेकिन कर्ण में से है और अपादान में से है। तो क्या फर्क रह जाएगा, आपको कैसे पता चले कि ये कर्ण तत्पुरुष है कि ये जो है अपादान तत्पुरुष है। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है इन दोनों को पहचानने का, कि ये जो कर्ण है इसका मतलब होता है से या के द्वारा। जैसे कि राम ने रावण को धनुष से मारा, तो किसके द्वारा मारा गया, वो धनुष के द्वारा, ठीक है, धनुष या बाण के द्वारा मारा गया। तो ये आ गया, यानी के द्वारा। यहां पर आप से के साथ के द्वारा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। कर्ण में से और के द्वारा ये आता है, यानी कि मन के द्वारा चाहा हुआ। लेकिन ये यहां नहीं आएगा कि देश के द्वारा निकाला गया, ये नहीं। यहां पर एक सेपरेशन का भाव आएगा बेटा। सेपरेशन मतलब कि अलग हो जाना। देश से निकाल दिया मतलब उस आदमी को या औरत को या उस पर्सन को देश से दूर कर दिया, तो ये क्या आ गया, सेपरेशन हो गया। यहाँ पर एक अलग होने का भाव रहता है। जैसे कि पत्ता दरख्त से गिर गया, अब इसमें क्या आ जाएगा, पत्ता दरख्त से गिर गया या वृक्ष से गिर गया, इसमें अपादान कारक आ जाएगा, क्योंकि जो पत्ता है अब वो अपने वृक्ष से अलग हो चुका है। तो अपादान में अलग होने का भाव रहता है, ठीक है। फिर है संबंध तत्पुरुष, जैसे कि गंगा जल। गंगा संबंध में क्या आता है, का के की, तो गंगा जल क्या आ जाएगा, गंगा का जल, ठीक है बेटा। का के की, तो इसमें का भाव आ गया है, तो ये संबंध तत्पुरुष है। 6वां है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण क्या होता है बेटा, अधिकरण होता है एक्चुअल में किसी चीज पे कब्जा कर लेना, इसे हम अधिकरण कहते हैं। जैसे कि नगरवास, यानी नगर में वास, यानी कि नगर पे कब्जा कर रखा है, जो भी नगर में रह रहा है। कब्जा मतलब जैसे कि
बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये मतलब उसने उस पर अधिकार कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे है नगर में वास, में या पर वो सेम चीज ही आ जाएगी। ठीक है, तो नगर में वास मतलब अधिकरण तत्पुरुष, यहाँ पे एक अधिकार जमाव का भाव आता है। तो हाँ, मैं आपको फिर से बता दूं बेटा ये, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है बाकियों से, क्योंकि इसका 6 इसके आगे टाइप है। तत्पुरुष समास वे होता है बेटा जिसका उत्तर पद प्रधान हो और पूर्ण पद जो है वो गौण होता है। यानी पहले वाला पद इंपॉर्टेंट है और लास्ट वाला उत्तर पद प्रधान मतलब लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है और पहले वाला गौण है। और ये कारक के अकॉर्डिंग इनका विग्रह होता है, कारक के अकॉर्डिंग। और कारक में मैं आपको बता दूं, वैसे तो 8 कारक होते हैं, लेकिन ये इसको 6 में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें एक तो पहला कारक नहीं आता, कर्ता, कर्ता कहीं भी नहीं है इसमें, और ना आएगा संबंध। तो एक तो पहला नहीं आएगा कि लास्ट नहीं आएगा, बाकी सारे कारक इसमें आ जाएंगे, यानी कर्ता, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। बस आपने क्या करना है इनको पहचानने के लिए बेटा, कि उसका विग्रह करके देख लेना है, को आ रहा है, का आ रहा है, के लिए आ रहा है, तो ये आपने देख लेना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आगे है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहाँ होता है, ये अब इजी आएंगे बेटा, ये जो पहले 2 है ना ये ही टफ है, तीसरा बहुत आसान है आपका। जिस समाज का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व व उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास कहलाता है। ये इतना सिंपल है। कर्मधारय समास कौन सा है बेटा, इसका उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब जो बाद वाला है, समझ गई, इसका कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। वैसे देखा जाए तो हमने यहां भी तत्पुरुष समास में भी यही पढ़ा था कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। तो अब क्या फर्क रह जाएगा दोनों में, क्योंकि ये तो सेम हो गए। तो फर्क इसमें ये है कि जो 2 पद है ना, पूर्व और उत्तर पद, इन दोनों में कौन सा संबंध होता है, विशेषण और विशेष्य का। तो विशेषण क्या होता है बेटा, किसी चीज की विशेषता, और विशेष्य क्या होता है, जिस चीज की विशेषता बताई जाए। यानी कि विशेष्य होगी चीज और विशेषण हो गया उस चीज की विशेषता। और दूसरा भाव क्या रहता है, उपमान और उपमेय। ठीक है, यानी कि जिसकी तुलना की जाती है और जिससे की जाती है, तो वहां कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे अब देखिए चंद्रमुख, या 2 शब्द हैं, कौन कौन से, चंद्र मुख। तो चंद्र जैसा मुख, ठीक है, मुख किसके जैसा है, चंद्रमा के जैसा। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एक उपमा आ गई, मुख जैसा, इसके जैसा है, तो इसमें चंद्र की उपमा कर दी, मुख की उपमा कर दी चंद्र के साथ। चंद्रमुख मतलब चंद्र जैसा मुख। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, ए उपमान और उपमेय का संबंध आ गया। फिर है देह लता, देह रूपी लता, यहाँ पे रूपक अलंकार आ गया। ठीक है, मतलब कि उपमेय और उपमान। फिर है नील कमल, नीला है जो कमल, नीला कमल, यहाँ पे क्या आ गया, ये विशेष्य और विशेषण आ गया, मतलब नीला कमल, यानी कमल क्या है, विशेष्य है, और नीला क्या है, विशेषण है, कि जो कमल है ये चीज हो गई, और इसके विशेषण क्या है, ये नीले रंग का है। आगे है बेटा सज्जन, इसमें है सत यानी अच्छा जन। ठीक है, तो इसमें क्या है, अच्छा जन, इसमें भी आएगा विशेषण और विशेष्य, यानी कि जो जन है वो अच्छा है। आगे है कमल नयन, कमल के समान नयन। अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे भी उपमेय और उपमान की वो आ गया। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, दही बड़ा क्या होता है, दही में डूबा बड़ा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विशेषण और विशेष्य, मतलब बड़ा तो है लेकिन वो क्या है, दही में डूबा हुआ है, ये इसकी विशेषता आ गई। पीला अंबर यानी कि पीले वस्त्र, यहाँ पे क्या आ गया, विशेषण विशेष्य, यानी अंबर चीज हो गई, विशेष्य हो गया, और पीला क्या होगी, इसका विशेषण हो गया। नरसिंह, नरों में सिंह के समान, तो जब हम तुलना कर देते हैं किसी चीज की तो वहां उपमेय और उपमान आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये तो बहुत ही आसान है। आपने बस ये इसको जब भी आप कोई भी समास करते हो, उसका आप नस्ल देखना चाहते हो कि भी किस टाइप का है ये, तो वो विग्रह करने पर ही हमें पता चलेगा। हमें सबसे पहले उसके पद देखने होंगे कि इसमें कौन सा पद
इम्पोर्टेंट है, कौन सा मुख्य है, कौन सा गौण है। और सेकेंडली फिर हम उसका देखेंगे कि भाई कैसे उन्होंने आगे कर रखा है। जैसे मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा दूं साथ साथ कि जैसे हमने ये पहला किया था अव्ययी भाव में क्या था बेटा, इसमें एक चीज आती है आ, यथा और नी और प्रति। तो जब ये शब्द आगे आ जाएं तो ये समझ लेना बेटा कि ये अव्ययी भाव है। तत्पुरुष समास में क्या था, इसमें कारक आते हैं 6 प्रकार के, एक पहला नहीं आएगा, एक आखिरी नहीं आएगा, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे उसके लिए घर, सोई के लिए घर, देश से निकाला, गंगा जल, गंगा का जल। तो इस प्रकार आप जब उसको विग्रह करोगे तो अगर कारक में कोई फिट बैठता है तो ये जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में क्या था बेटा, इसमें है तो उत्तर पद प्रधान, ये ऐसा ही तत्पुरुष समास में भी था, लेकिन यह फर्क क्या रह जाता है कि दोनों पदों में यानी पहले पद और दूसरे पद में एक संबंध होता है विशेषण और विशेष्य का, और अगर विशेषण और विशेष्य का भाव हमें नहीं मिलता तो उपमार और उपमेय का संबंध तो आपको अवश्य मिल जाएगा। यानी इन दोनों में से कोई ना कोई जहां संबंध हो, ठीक है, तो वहां पे कर्मधारय समास आ जाएगा। अगला है बेटा द्विगु समास। इसमें ये सबसे आसान है बेटा, इसके बाद तो और भी आसान है। इस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे ये इतना बढ़िया बेटा, ये तो जैसे इसका पूर्व पद है ना वो संख्यावाचक होता है। जैसे आप किसी शब्द को पढ़ोगे ना तो आपको एक संख्या नजर आएगी। संख्या मतलब जैसे 5, 8, 10 या कोई भी। जैसे कि द्विगु से लगा लो आप, द्विगु 2, इसको पढ़ने से भी हमें एक संख्या का ही बोध हो रहा है। द्विगु क्या होता है, 2, द्विगु से आप 2 लगा सकते हो, इस तरह आपको पता चल जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे देखो बेटा नवग्रह, तो नवग्रह क्या होते हैं, 9 ग्रहों का समूह, उसे हम क्या कहते हैं, नवग्रह। तो यहाँ पे गिनती कौन सी आ गई, 9। यहाँ पे क्या है, नव यानी 9। त्रिलोक यानी तीनों लोकों का समाहार, मतलब कि झुंड, इकट्ठ, ठीक है। तो यहाँ पे त्रि शब्द है, त्रि का मतलब 3। नवरात्र, नवरात्रों का समूह। अठन्नी यानी 8 आनों का समूह, अठन्नी क्या हो गया, 8 आनों का समूह, तो 8। और इसके बाद हाँ ये आ गया बेटा दोपहर, हाँ ये देखिए दोपहर, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 पहरों का समाहार। समाहार क्या है, मिक्स मतलब हुआ ना, झुंड बन जाना उनका। चौमासा 4 मासों का समूह। शताब्दी क्या होता है, 100 अद्दों का समूह। शताब्दी मतलब अद्दों, अद्द क्या होता है, अद्द होते हैं साल। शताब्दी 100 अद्दों का समूह, ये हो गया शताब्दी। 100 सालों का समूह नहीं कहेंगे, हमेशा हम कहेंगे 100 अद्दों, ये ना शताब, 100 अद्दों का समूह, शताब्दी। तो यहाँ पर एक एक शब्द में बेटा हर शब्द के आगे क्या है, गिनती चल रही है। 9, 3, 9, 8, 2, 4, 100। तो ये गिनती है, और जहां गिनती हो वहां क्या होता है, द्विगु। और द्विगु से भी आप 2 का अंदाजा लगा सकते हो। ये देखो द्विगु समास, द्विगु। तो यहाँ पर जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, बस जिससे हमें ये पता भी संख्यावाचक विशेषण है। और इसमें क्या होता है, समूह अथवा समाहार का बोध होता है कि भाई जैसे पंचवटी, एक शब्द है पंचवटी, तो 5 वृक्षों या वटों का समूह पंचवटी हो गया, ठीक है, और 5 आ गया इसमें शब्द। फिर है बेटा द्वंद्व समास, ये उससे भी आसान है। द्वंद्व समास कौन सा होता है, द्वंद्व का मतलब क्या होता है वैसे आपस में, हम कहते हैं ना एक लड़ाई सी का शब्द आता है द्वंद्व से, संघर्ष, जैसे 2 चीजों में संघर्ष चलता है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, देखिए इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों बराबर टक्कर के हैं। इससे पहले हमने पढ़े किसी का पहला पद इंपॉर्टेंट है, किसी का दूसरा पद इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन द्वंद्व में क्या होता है बेटा, द्वंद्व में ये दोनों ही पद टक्कर के होते हैं, दोनों में ही टक्कर रहती है। तो ठीक है, तो इस तरह आपको पता चल जाएगा इसमें दोनों पद प्रधान है द्वंद्व में। और विग्रह करने पर ऐसा लगता है कि वह द्वंद्व समास है। जैसे कि इसमें क्या आएगा, विग्रह करने पर और अथवा यानी कि 2 शब्द हमें ऐसा महसूस होगा कि इसमें या तो और लगा दिया जाए या लगा दिया जाए। जैसे कि जब हम 2 शब्दों को विग्रह करते हैं कि जैसे रसोई, रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, और जब इनका हम विग्रह करेंगे तो और या शब्द आएगा। जैसे पाप पुण्य, अब पाप भी इंपॉर्टेंट है और पुण्य भी इंपॉर्टेंट है, शब्द में दोनों पद इंपॉर्टेंट हो गए। दूसरा इसमें जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, पाप और पुण्य। सीताराम,
सीता और राम, ऊंच नीच, ऊंचा और नीचे। अब आ गया अन्न जल यानी कि अन्न और जल, खरा खोटा, खरा और खोटा, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। ठीक है, तो इसमें ओ या यार लगा के आप ओ या लगा के आप अपना जो है द्वंद्व समास का विग्रह कर सकते हो। चौथा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है बेटा, हम पढ़ते कुछ और हैं और हमें एहसास किसी दूसरे शक्ति का होता है, दूसरे देवी देवता या किसी दूसरी चीज के बारे में पता चलता है। जैसे कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, यानी कि अब इसमें क्या है, देखो ऊपर क्या था बेटा, द्वंद्व में दोनों समास इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना, यानी कि पूर्व पद और जो उत्तर पद थे दोनों इंपॉर्टेंट थे। बहुव्रीहि में दोनों ही अप्रधान होते हैं, मतलब ना तो इसमें पहला जो पद है वो इंपॉर्टेंट होता है ना दूसरा होता है। इसमें क्या रहता है, इसका अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब जो शब्द हम पढ़ रहे हैं उसका वो अर्थ ना निकल के किसी तीसरी शक्ति की तरफ, किसी तीसरी शक्ति की तरफ जब हमें संकेत मिलता है, किसी तीसरी वस्तु की तरफ हमें जब संकेत मिलता है तो वहां बहुव्रीहि यानी अलग सी चीज का पता चले। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आपको तब समझ में आएगी। दश आनन, वैसे देखा जाए आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पे 10 यानी कि गिनती है कि ये द्विगु समास भी हो सकता है ना, क्योंकि 10 है यहाँ पे। 10 आनन मतलब 10 सिर वाला, 10 मुख वाला, 10 सिर वाला, है ना। लेकिन अब 10 सिर वाला कौन होता है ये बताओ आप मुझे, कोई दिमाग में नाम याद आता है आपका 10 सिर हो जिसके? वेरी गुड, रावण। तो अब मैंने कहा 10 आनन 10 सिरों वाला, नाम तो इसका यही है 10 सिरों वाला, 10 आनन 10 मुख वाला। लेकिन समस्या क्या है बेटा कि दशानन पढ़ने पर हमें किसी अन्य चीज का भान नहीं होता है सिवाय रावण के। जब हम 10 सिरों वाला कहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या जाता है, रावण की ही पिक्चर उभरती है हमारे सामने। तो यहाँ पर क्या है, जब हम पढ़ते कुछ और हैं लेकिन हमारे सामने पिक्चर किसी और तीसरी शक्ति की बन जाती है। ठीक है, आगे है अब नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अब आप बताइए नीलकंठ किसको बोला जाता है? हाँ बिल्कुल सही, शिव को बोला जाता है। तो नीलकंठ वैसे देखा जाए कठफोड़ा भी होता है, शायद आपने देखा हो। नीलकंठ एक पक्षी है, एक बर्ड है, उसका जो कंठ क्या होता है, ये गला जो होता है हमारा, उसका जो गला नीला रहता है उस पक्षी का, उसको नीलकंठ या कठफोड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ये वो नीलकंठ नहीं है। यहाँ पर नीलकंठ से हमें क्या भान होता है, क्या एहसास होता है? हमें शिव का एहसास होता है। ठीक है, तीसरी शक्ति का बिना सोचे समझे हमें उसका एहसास होता है। अब है सुलोचना। सुंदर है लोचन जिसके, लोचन क्या होता है? आंखें, जिसकी आंखें सुंदर हैं, अर्थात मेघनाथ की पत्नी। वैसे सुलोचना कौन है? सुलोचना एक नाम है जो कि मेघनाथ की पत्नी थी। जब हम कहते हैं सुलोचना तो हम ये नहीं कहते कि हाँ जिसकी आंखें सुंदर हो वो सुलोचना है, नहीं। हमारे दिमाग में सुलोचना कौन जाती है? जो मेघनाथ की पत्नी थी सुलोचना, उसी का नाम हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है पहली बार पढ़ने पर। आगे है पीतांबर, मतलब पीले हैं अंबर जिसके। अब किसके अभी पीले अंबर को, पीले कपड़े कौन पहनता है? पीले कपड़े तो हम सभी पहनते हैं, लेकिन हमें तो कोई पीतांबर नहीं कहता। ठीक है, किसको कहते हैं पीतांबर? श्री कृष्ण जी को कहते हैं पीतांबर। ठीक है, जो जिनके कपड़े पीले होते हैं उन्हें कहा जाता है। आगे है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, मतलब पेट। कौन हो गए? वैसे तो कईयों के होते हैं, लंबोदर बहुत होते हैं दुनिया में जिनके पेट लंबे लंबे हों या बड़े हों, मतलब बाहर को निकले हों। लेकिन यहां पर लंबोदर हम सिर्फ गणेश जी का ही हमारे दिमाग में आता है। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला कोई भी दूसरा बनेगा, बड़ा दुरात्मा है। दुरात्मा मतलब कि बुरी आत्मा वाला। अब देखिए, अब वो कोई भी हो सकता है, देखा जाए तो बुरी आत्मा किसी की भी हो सकती है, लेकिन हम जब हम कहते हैं दुरात्मा, हमें लगता है कोई राक्षस है, कोई भयानक सा आदमी है, तो एक बुरे आदमी की तरफ इशारा चला जाता है अपने आप। श्वेतांबर, सफेद है कपड़े जिसके। किसके होते हैं सफेद कपड़े? माँ सरस्वती की, जो कि विद्या की देवी है। ठीक है बेटा, विद्या और संगीत की दोनों की देवी मानी जाती है। इस प्रकार मतलब कि जब हम पढ़ते कुछ हैं और लेकिन हम एक पर्टिकुलर किसी खास पर्सन का नाम हमारे दिमाग में आता है, किसी शक्ति का हमें एहसास होता है, तीसरी शक्ति का, या जो लिखा गया उससे अलग हटके कोई एक पर्टिकुलर बंदे के लिए मशहूर हो जाती है चीज, ये रूढ़ हो गई है इसमें। ये जो है ना नीलकंठ, नीलाकंठ किसी का हो सकता है, लेकिन अब जो नीलकंठ है वो सिर्फ शिव जी के लिए ही रूढ़ शब्द बन गया है। ओके,
तो अभी बेटा आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि काफी हो गया ये आपका आज का, तो बस बेटा आपने बस इसी चीज को ध्यान से करना है, और मैं आपको एक बार क्लास में भी करवाऊंगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही बेटा, एक बार पढ़ के देखिएगा, समझ में आता है ठीक है, वरना मुझे मैसेज कर दे, मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, जब गौर से पढ़ोगे, इसको एक एक करके पढ़ना, तो आपको बिल्कुल सारा समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।